हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास है, जिसे बिहार स्पेशल नाम दिया गया है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प विषय है। आज हमारे सामने 25 स्लाइड्स का एक पूरा स्टैक है। बिल्कुल। और इन स्लाइड्स को खास तौर पर वन शॉट रिवीजन के नजरिए से तैयार किया गया है। यानी जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही ये एकदम सटीक सामग्री है। हाँ, लेकिन हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ इन तथ्यों को किसी रोबोट की तरह पढ़ना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कह रही हैं। हमारा लक्ष्य है इतिहास, भूगोल, कला और वर्तमान योजनाओं के बीच के तारों को जोड़ना, ताकि सुनने वालों के दिमाग में ये सारे तथ्य एक कहानी की तरह छप जाएं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं तो ये सिर्फ भारत के एक राज्य की बात नहीं है। ये असल में इतिहास का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हाँ, और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये कि इस क्षेत्र का नामकरण कैसे हुआ। प्राचीन काल में इस जगह को मगध के नाम से जाना जाता था ना? जी, लेकिन इसका जो वर्तमान नाम बिहार है, उसकी उत्पत्ति का सफर बड़ा ही दिलचस्प है। मैंने पढ़ा था कि ये बौद्ध मठों से जुड़ा है। बिल्कुल। प्राचीन समय में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बहुत सारे विहार हुआ करते थे। विहार यानी बौद्ध मठ। और इन्हीं विहारों की अधिकता के कारण आम बोलचाल में ये शब्द घिसते घिसते बिहार बन गया। सही कहा। ये सीधा सा तथ्य दिखाता है कि इस भूमि की नींव में ही ज्ञान बसा है। और अगर हम आधुनिक प्रशासन की बात करें तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इसे जरूर हाईलाइट कर लेना चाहिए। और आज के बिहार की बात करें तो इसकी राजधानी पटना है। हाँ, और वर्तमान में राज्य में कुल 38 जिले हैं। 38 जिले, और आधिकारिक भाषाओं में हिंदी और उर्दू शामिल है। ये तो हो गए वो बुनियादी तथ्य जो परिचय के लिए जरूरी हैं। अब अगर हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं तो प्राचीन गौरव यानी मगध साम्राज्य का जिक्र आता है। मगध, ये सोचकर ये आश्चर्य होता है कि कैसे ये इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने पूरे भारतवर्ष पर राज किया। इस शक्ति के पीछे सिर्फ महत्वाकांक्षा तो नहीं रही होगी। नहीं, इसके पीछे एक ठोस भौगोलिक और रणनीतिक कारण था। मगध के पास लोहे की खदानें थीं, जिनसे बेहतरीन हथियार और कृषि के औजार बने। बिल्कुल, और गंगा जैसी नदियों ने यातायात को आसान बना दिया। ये सफर कई वंशों के क्रमिक विकास का परिणाम था। सबसे पहले हर्यक वंश का नाम आता है। हाँ, हर्यक वंश। इसके प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। उस समय इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। राजगृह, जो आज का राजगीर है, ये सुरक्षा के नजरिए से एक परफेक्ट राजधानी थी। लेकिन फिर सत्ता शिशुनाग वंश के हाथों में आई, जिसके संस्थापक शिशुनाग ही थे। और उन्होंने एक बड़ा बदलाव ये किया कि अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया। राजधानियों का ये बदलना शायद सत्ता को व्यापार के ज्यादा करीब लाने की रणनीति थी। एकदम सटीक विश्लेषण। इसके बाद उदय होता है नंद वंश का, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। लेकिन उसके पतन के बाद भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव पड़ी, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की। और इसी वंश में महान शासक अशोक हुए। इन साम्राज्यों ने मगध को अजेय बना दिया और राजधानी अंततः पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में आ गई। हाँ, अब परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इतने वंशों का क्रम याद रखना मुश्किल हो सकता है। यहाँ एक छोटा सा मेमोरी हुक काम आ सकता है, जैसे हसीन मौर्य। हसीन मौर्य, ये कैसे काम करता है? ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद और फिर मौर्य। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है, हसीन मौर्य। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मौर्य साम्राज्य के बाद इतिहास हमें गुप्त वंश की ओर ले जाता है। गुप्त वंश, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन इस वंश को जिस चीज ने अमर बना दिया वो था इसका स्वर्ण युग। बिल्कुल, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ और गुप्तों के बाद पाल वंश का उल्लेख मिलता है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की खासियत ये थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। तो प्राचीन बिहार सिर्फ युद्ध का केंद्र नहीं था, बल्कि धर्म और ज्ञान का भी केंद्र था। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने मुगलों को भी नाको चने चबवा दिए थे, शेर शाह सूरी।
उनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका सबसे बड़ा योगदान था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। हाँ, वो उस दौर का हाईवे था जिसने पूरे उत्तर भारत को जोड़ दिया था। अब अगर आधुनिक इतिहास की ओर आए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ा योगदान है। और यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये भारत का पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल, चंपारण ने पूरे देश को दिखा दिया कि अहिंसा से भी लड़ा जा सकता है। यहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी निकले। तो इन ऐतिहासिक बदलावों को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि भूगोल का क्या रोल रहा। चलिए भूगोल और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को समझते हैं। बिहार का जीवन मुख्य रूप से नदियों पर निर्भर है। गंगा नदी तो राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसके अलावा कोसी, गंडक और सोन नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आसान भाषा में कहें तो गर्मियां चिलचिलाती हुई और मानसून में भारी बारिश। सही कहा। और इसी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता है, विशेष रूप से कोसी नदी का। कोसी नदी, जिसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। एक तरफ नदियां वरदान हैं तो दूसरी तरफ चुनौती भी। लेकिन इन्हीं नदियों की उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। प्रमुख फसलों में धान, गेहूं और मक्का शामिल हैं। और जहाँ कृषि होती है वहाँ उद्योग भी उसी के इर्द गिर्द पनपते हैं, जैसे कि चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा उद्योग। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी समाज की पहचान सिर्फ खेतों या कारखानों से नहीं होती। बिल्कुल, वो उसकी कला और संस्कृति से भी होती है। कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग और पटना कलम का बहुत नाम है। और त्योहारों की बात करें तो छठ पूजा सबसे ऊपर है। छठ पूजा प्रकृति, जल संरक्षण और सूर्य की उपासना का एक इको फ्रेंडली पर्व है। इसके अलावा ज्योतिया और सामा चकेवा जैसे त्योहारों का भी गहरा सांस्कृतिक महत्व है। और जहाँ त्योहार होंगे वहाँ लोक नृत्य का होना तो स्वाभाविक है, जैसे झिंझिया, झूमर और विदेसिया। ये सांस्कृतिक पहलू पीढ़ियों से ज्ञान पहुंचाने का माध्यम रहे हैं। ज्ञान और शिक्षा की बात करें तो बिहार हमेशा से दुनिया के लिए एक चुंबक रहा है। पर्यटन स्थल जैसे बोधगया, राजगीर और नालंदा इसके गवाह हैं। और प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला, ये उस दौर के महान शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। सच में बेजोड़ इतिहास है। अब अगर हम वर्तमान और पर्यावरण की ओर मुड़ें तो हाँ, पर्यावरण संरक्षण आज बहुत जरूरी है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक प्रमुख अभयारण्य है। इसके साथ ही भीम बांध और कैमूर अभयारण्य भी हैं। यहीं पर राज्य की वर्तमान विकास योजनाओं का महत्व समझ में आता है। परीक्षा के लिए कुछ योजनाएं जानना जरूरी है, जैसे मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना। हाँ, जो युवा रोजगार और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। दूसरी है हर घर नल का जल। और तीसरी, जो पर्यावरण के लिए अहम है, वो है जल जीवन हरियाली। यह योजना क्लाइमेट चेंज से निपटने और तालाबों को पुनर्जीवित करने का महाअभियान है। यह अतीत और भविष्य का शानदार पुल है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। तो एक त्वरित वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं ताकि मुख्य बातें याद रहें। 1912 को कुल 38 जिले हैं। प्रसिद्ध त्योहार है छठ पूजा और कला में मधुबनी पेंटिंग। और प्रमुख ऐतिहासिक क्रम हसीन मौर्य याद रखना है। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हमने बात की नालंदा और विक्रमशिला की। जी? एक समय था जब ये भूमि एक वैश्विक चुंबक थी। दुनिया से लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। ये एक बहुत बड़ा इनफ्लो था। लेकिन आज हम शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन देखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर की योजनाओं के साथ क्या हम उस इकोसिस्टम को फिर से बना सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम फिर से वो माहौल तैयार कर सकते हैं जो दुनिया भर के टैलेंट को अपनी ओर खींचे? इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वो आज की नीतियों में भी सांस लेता है। ये वाकई एक विचारोत्तेजक सवाल है। उम्मीद है कि इस गहन चर्चा से सभी सुनने वालों को बिहार को देखने का एक स्पष्ट और दिलचस्प नजरिया मिला होगा। तथ्यों के पीछे की कहानी को समझना ही असली पढ़ाई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।